मोहन जी हमारे साथ चलिए। क्यों? कोई खबर मिली है? एक लाश मिली है। लाश? सुरजीत, बेटा सुरजीत, तेरी माँ मिल गई बेटा, तेरी माँ मिल गई। आर्निया के एक तालाब से मिली है लाश। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि मौत कई दिन पहले हुई है। देखिए मोहन साहब, लाश काफी सड़ चुकी है। दिखाइए। रज्जो, रज्जो, माँ उठो, पापा रज्जो को क्या हो गया बेटा? क्या कर दिया था तेरे साथ उन लोगों ने? पापा माँ को क्या हो गया? माँ उठो, माँ। बस कर बेटा, बस कर। अरे तेरे रोने से तेरी माँ वापस थोड़ी ना आई। मोहन सिंह जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो तीनों अपने अपने गांव में छुप कर बैठे हैं। हमने टीम्स भेजी हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए। एक टीम आप मेरी बीवी रज्जो को वापस लाने के लिए भेजिए ना। भेज सकते हैं आप, ला सकते हैं आप उसे वापस। देखिए मोहन सिंह जी, हमने काफी कोशिशें की थी, लेकिन क्या कोशिश की थी आपने? अरे 1 महीने से ऊपर हो गया है मेरी बीवी को अगवा हुए, और अब जाके आपको पता चला है कि वो लोग कहाँ हैं, और वो भी सब कुछ हो जाने के बाद। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट जाऊंगा, उन तीनों को सजा दिला कर आऊंगा। मैं अपनी रज्जो को इंसाफ दिला कर आऊंगा। मैं 2005 की इस घटना के ठीक 1 महीना पहले पीडब्ल्यूडी इंजीनियर मोहन सिंह और उनका बेटा सुरजीत बुलंदशहर पुलिस स्टेशन आए थे दौड़े दौड़े एक कंप्लेंट दर्ज करवाने। उन्होंने पुलिस को बताया कि मोहन की पत्नी और सुरजीत की मां राजेंद्र उर्फ रज्जो किडनैप हुई है। इस किडनैपिंग के 2 चश्मदीद गवाह थे, खुद मोहन और सुरजीत। सर जल्दी चलिए सर, सर लोग मेरी बीवी रज्जो को उठा के ले गए। सर प्लीज जल्दी चलिए, कुछ कीजिए सर। कौन लोग उठा के ले गए? आप जानते हैं उन लोगों को? बहुत अच्छी तरीके से सर। सर वो तीनों कमीने मेरे पड़ोसी है सर। सर एक वो दुकानदार ओम प्रकाश, दूसरा सर वो किराएदार सर मास्टर है सर रविचंद्र, तीसरा सर हवलदार राजीव शुक्ला सर। हमारे डिपार्टमेंट का राजीव शुक्ला? हाँ सर वही कमीना राजीव शुक्ला सर। सर उन लोगों को उठा लीजिए सर। सर मेरी बीवी को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। कीजिए प्लीज सर, कुछ कीजिए ना प्लीज। लेकिन कहाँ से ले गए, कैसे ले गए? सर वो मैं आपको बताता हूँ। माँ रोज की तरह मंदिर गई थी सर, और मैं भी उनके साथ गया था। सुरजीत के पापा बचाइए। सुरजीत के पापा। अच्छा, तो आप लोगों ने उस मारुति वैन का नंबर नोट किया? नहीं सर, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था सर। और सर मैं इतना घबरा गया था कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ सर, वो गाड़ी सफेद मारुति वैन ही थी, पक्का सफेद मारुति वैन थी। मैंने पीछा किया सर उस गाड़ी का। आप बता रहे थे कि तीनों किडनैपर्स ने अपने मुंह गमछों से ढके थे। हाँ जी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो तीनों किडनैपर्स रविचंद्र, ओम प्रकाश और राजीव शुक्ला ही थे? सर ये तीनों के तीनों बहुत बुरे लोग हैं सर। सर वो लोग तो सिर्फ नाम के मेरे पड़ोसी हैं सर। असल में लोग गिदड़ के खाल में छिपे हुए भेड़िए हैं। एक अरसे से सर मेरी बीवी रज्जो पर इनकी गंदी नजर थी सर।
और सर वो मास्टर रविचंद्र एक नंबर का कमीना आदमी है सर वो तो। थैंक यू रज्जू जी, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है। कोई बात नहीं मास्टर जी, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो कहने में शर्माइएगा मत। जी जरूर। बहुत अच्छे, बहुत हंसमुख है। इनफैक्ट उनका और राघव का रिश्ता बाप बेटे का नहीं है, दोस्तों का ज्यादा है। अरे रज्जो, ये ऊपर वाले रविचंद्र के बच्चे ने किराया दिया कि नहीं? जी नहीं, बोले स्कूल वालों ने सभी टीचर्स की तनख्वाह लेट कर दी है इस बार। बोले 10 एक दिन में दे देंगे। बेचारे सॉरी भी बोले। सॉरी भी बोले? अरे मैं तो पहले ही इसे किराएदार नहीं रखना चाहता था। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये आदमी। क्यों जी, ठीक ठाक तो है। वैसे तो किराया हमेशा वक्त पर देते हैं, अपने आप में रहते हैं, मंदिर भी जाते हैं। तू तो बिल्कुल भोली है रज्जो, बिल्कुल ना समझ है। दुनियादारी तो कुछ समझती है नहीं। जानती है उसके स्कूल से मैंने क्या क्या सुना है उसके बारे में? क्या सुनाई दिया है आपको? देख, तुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। तू बस उस आदमी से दूर ही रहना, समझी? ये आपके घर का फर्स्ट फ्लोर कब से किराए पर दिया था इस रविचंद्र को? यही कोई 6-7 महीनों से। स्कूल टीचर है तो सोचा कि अच्छा आदमी होगा इसलिए किराए पे रख लिया, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। सर, कल ही हमने उसे कहा था घर खाली करने के लिए। वो माँ को बहुत परेशान करता था। सर, मेरी बीवी रज्जो तो एकदम गाय है, हर किसी पे भरोसा कर लेती है, लोगों के बुरे इरादों को समझ ही नहीं पाती। सुबह से शाम तक भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती है, इसलिए सब में भगवान दिखता है। और ये बाकी के 2 पड़ोसी ओम प्रकाश और हवलदार राजीव शुक्ला, इनके साथ क्या हुआ था? दोनों एक नंबर के कमीने हैं, बेशरम है, मीठी छुरी हैं दोनों। ओम जी, ये बाकी सामान रहने दीजिए। वो क्या है ना, मेरे पास 300 रुपये कम है। अरे कुछ भी सामान यहाँ नहीं रहेगा, सब आपके घर जाएगा। 300 रुपये कहीं भागे जा रहे हैं क्या भाभी जी? आपसे इतनी पुरानी और अच्छी जान पहचान है, जब पैसा आए तब दे दीजिएगा। शुक्रिया ओम जी। हो जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी राजीव जी। भाभी जी, आप भी शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे आपके लिए रेल के टिकट तो क्या, कुछ भी करेंगे। कितनी भली हैं आप, बहुत अच्छी भाभी। लाइए प्रसाद खिलाइए। शुक्रिया। रज्जो, ये हवलदार राजीव शुक्ला, ये तो कभी किसी का काम करता नहीं, फिर तुम्हारे लिए ट्रेन का टिकट क्यों लेकर आया? क्योंकि मैं उनकी पड़ोसी हूँ। माँ, मैंने कहा था ना मैं ले आऊंगा। आप हमेशा दूसरों से काम क्यों करवाती है? और वो दुकानदार ओम प्रकाश, वो तो कभी किसी को 1 रुपए का उधार देता नहीं है, फिर तुम्हारे साथ महीने भर का खाता खोलने की बात क्यों करता है? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कहीं भागने वाली नहीं हूँ। लेकिन वो लोग तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं, ये बात तुम कब समझोगी रज्जो? माँ, एक नंबरी लिच्चड़ आदमी ओम प्रकाश, और वो हवलदार, वो भी कुछ कम नहीं है। अरे आप उससे बात क्यों करती हो माँ? तुम दोनों को हो क्या गया है? जब देखो मेरे साथ ऐसे पेश आते हो जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। मैं कोई बच्ची हूँ क्या? अरे बच्ची नहीं हो, लेकिन नादान तो हो, भोली हो, बिल्कुल भोली। उन लोगों के इरादों को बिल्कुल नहीं समझती हो। अरे लक्षण रज्जो दस्तक होते हैं, दस्तक। इससे पहले कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तुम समझ जाओ ना। सर, हवलदार राजीव शुक्ला अरनिया पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है। फोन लगाओ रनिया थाने, बात करनी है इस हवलदार से। बात क्या करनी है इंस्पेक्टर साहब? जल्दी कुछ कीजिए, उन तीनों के चुंगल से मेरी बीवी को बचाइए, वरना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हेलो, अरनिया थाना। बुलंदशहर थाने से पीएसआई गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। सलाम सर, कांस्टेबल आजम खान बोल रहा हूँ। कांस्टेबल राजीव शुक्ला है ड्यूटी पर? नहीं सर, वो आज ड्यूटी पर नहीं है। छुट्टी पर है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं बोले, बस आज आए नहीं है। पता नहीं क्यों उनका मोबाइल भी ऑफ है। मोबाइल ऑफ है? रविचंद्र जी मैथ्स पढ़ाते हैं यहाँ पर। बात क्या है इंस्पेक्टर? आज छुट्टी क्यों ली है उन्होंने? छुट्टी ली कहाँ, बस आए ही नहीं है। आज 4 जरूरी क्लासेस शेड्यूल थी उनकी, ना फोन ना कुछ, मोबाइल भी स्विच ऑफ। वैसे बात क्या है इंस्पेक्टर? कुछ बताकर नहीं गए, बोले कि तुम दुकान संभालो। ओम प्रकाश जी का मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है? वो ही जाने, वो कभी बताते नहीं और मैं कभी पूछती नहीं। अपनी मर्जी के मालिक हैं वो।
कुछ बात हुई है क्या सर जी? अभी कुछ पता नहीं है। हवलदार शुक्ला जब आ जाए मुझसे कांटेक्ट करने के लिए बोल देना। कुछ तो बात है ना सर जी। देखिए, वो पहले तो कभी बिना बोले ड्यूटी से ऑफ नहीं रहे हैं और दोनों मोबाइल भी उनके कभी बंद नहीं आए। वो हमसे हर चीज बताते हैं। आप बताइए ना, क्या बात है? कुछ मत छुपाइए हमसे। छुपे हुए तो आपके पति हैं। हवलदार शुक्ला जब आ जाए मुझसे कांटेक्ट करने के लिए बोल देना। सर वो तीनों काम पर नहीं आए हैं और उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ हैं। गजेंद्र, तीनों गायब हैं। सर मुझे लगता है मोहन सिंह का शक सच हो सकता है। पता लगाओ तीनों के और कोई घर वर तो नहीं है। खास दोस्त, अड्डे, सबका पता लगाओ। ठीक है सर। मिसेस रज्जो मोहन सिंह की आबरू ही नहीं, जान भी खतरे में हो सकती है। चौबीस घंटे बीत चुके हैं और आप ये बताने आए हैं कि आपके पास मेरी बीवी रज्जो की कोई खबर नहीं है। देखिए, हमने आसपास के पुलिस थानों को भी शामिल किया है। रज्जो जी की फोटोग्राफ्स भी सर्कुलेट हुई और सारे चेक नाके सफेद मारुति वैन पे नजर रखे हुए हैं। लेकिन कोई तो खबर होगी मेरी बीवी रज्जो की। एक खबर है। क्या? जिन 3 पड़ोसियों के नाम आपने लिए थे, स्कूल टीचर रविचंद्र, किराने वाला ओम प्रकाश और हवलदार राजीव शुक्ला, ये तीनों के तीनों गायब हैं। ये खबर है? अरे ये वो हकीकत है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अरे उन तीनों ने ही मेरी बीवी का अपहरण किया है और 24 घंटे बीत चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, 24 घंटे! अरे इतने समय में तो किसी भी औरत के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे बारे में तो सोचिए, मेरे लड़के पे क्या बीत रही होगी। आपके घर में भी तो औरतें होंगी ना इंस्पेक्टर साहब। गजेंद्र, उन तीनों के गांव में टीम्स भेजी थी। कोई खबर? उन्नाव, रहीमपुर, सोना गांव, तीनों जगह से हमारी टीम खाली हाथ वापस आई है। वो तीनों अपने गांव में तो पक्का नहीं है सर। कहीं ना कहीं तो जरूर होंगे गजेंद्र। हमारे खबरियों को एक्टिवेट करो। हवलदार राजीव शुक्ला के खबरियों को भी इकट्ठा करो। लानत है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई शामिल है इस घिनौनी हरकत में। यार, जब पुलिस वाला शामिल है तो दूसरे पुलिस वाले काहे पंगा लेंगे? सब अपनी अपनी बिरादरी को बचाने में लगे हुए हैं। अरे तो हमारी PWD की बिरादरी भी कोई छोटी मोटी नहीं है। कौन सर, आप सीधे बड़े साहब को एक नोट भेजिए तुरंत। हाँ साहब, बिल्कुल भेज दीजिए। वो तो मैं कब का भेज चुका हूँ। बड़े साहब सीधा कलेक्टर साहब से बात करेंगे ना, तभी कोई पत्ता हिलेगा। मैं तो अभी कहता हूँ पुलिस वालों भरोसा मत करो। यार, भरोसा तो मेरी पत्नी रज्जो ने किया था उन तीनों कुत्तों पर। देखा कैसे काट खाए। मैंने उसे कितनी बार कहा था, उन लोगों से मिलना जुलना खतरे से खाली नहीं। मैंने उसे समझाया था, उनसे बात मत करना, उनकी तरफ देखना भी नहीं, लेकिन वो मानी नहीं। सारा बुलंदशहर हिल गया था। एक सरकारी अफसर की पत्नी किडनैप हुई थी और 1 महीने से उसकी कोई खबर नहीं थी। तीनों नामजद स्कूल टीचर रविचंद्र, दुकानदार ओम प्रकाश और हवलदार राजीव शुक्ला भी 1 महीने से गायब थे। उनका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। 4 परिवार निराशा की गिरफ्त में थे और पुलिस फोर्स बिल्कुल बौखलाई हुई। बुलंदशहर पुलिस पर सरकारी डिपार्टमेंट का प्रेशर था। 24 घंटे निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन तीनों नामजदों की कोई खबर नहीं थी, मानो वो हवा हो चुके थे। ये तो लेने के देने पड़ गए। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं भागना नहीं चाहिए था, यहीं रुक जाना चाहिए था। अरे नाना, और मुश्किल होती, डिपार्टमेंट वाले चमड़ी उधेड़ लेते हमारी। तो अब क्या करें? मास्टर जी, तुम ही कुछ करो भाई, पानी सर के ऊपर चढ़ता जा रहा है यार। मुझसे मत पूछो हवलदार साहब, तुम ही कुछ सोचो। इस चीज के बारे में तुमसे अच्छा कौन जान सकता है? मुझे तो लगता है कि 2-4 दिन हमें ऐसे तैसे और काट लेने चाहिए, उसके बाद अपने अपने घर को चुपचाप चले जाते। अपने अपने घर को? तो फिर हम आखिर भागे क्यों? और जवाब क्या देंगे रज्जो जी के बारे में? हाँ? चौबीस जुलाई 2005 अरनिया पुलिस को एक तालाब से एक औरत की लाश मिली। ये लाश काफी सड़-गल चुकी थी। पोस्टमार्टम के 7 दिन बाद तक ये लाश लावारिस पड़ी रही। चूंकि रज्जो का केस गरमाया हुआ था, इसलिए स्वाभाविक तौर पर शिनाख्त के लिए मोहन सिंह को बुलाया गया। बाप बेटे दोनों ने रज्जो को आइडेंटिफाई किया। अब रज्जो की किडनैपिंग का केस रज्जो मर्डर केस में तब्दील हो गया।
मैं उन तीनों को सजा दिला के रहूंगा। मैं अपनी रज्जो को इंसाफ दिला के रहूंगा। हमारा यकीन कीजिए मोहन सिंह जी, हम भी वही चाहते हैं। हम आपकी पत्नी के हत्यारों को गिरफ्तार करके रहेंगे। उनमें से एक आपके डिपार्टमेंट का आदमी है, गिरफ्तार करेंगे आप? बड़े दुख की बात है मोहन सिंह जी अगर आप ऐसा सोचते हैं। खैर छोड़िए, जब हत्यारे गिरफ्त में होंगे तब देखिएगा आप जान जाएंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या चीज है। चलते हैं, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गजेंद्र, 7 दिनों का नोटिस पीरियड दे दो। 8वें दिन तीनों को भगौड़े करार कर दो। 7 दिनों के अंदर अंदर सरेंडर नहीं करें तो तीनों की प्रॉपर्टीज जब्त कर लो। जी सर। देखो भाई, हम लोगों के पास कोई और चारा तो है नहीं, और वैसे भी हमारे कारण हमारे घर वालों की तो बैंड बज चुकी है। रज्जो जी इस दुनिया में नहीं है और अब बहुत जल्द हम भी वहीं जाने वाले हैं। हम तीनों की कब्रें खुद चुकी हैं। तो फिर हम जिंदा लाशों की तरह क्यों भटकते रहे? सर, हम कई दिनों से सरेंडर करने की सोच रहे थे, बस बहुत डरे हुए थे। सर जी, मास्टर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमको बहुत डर था कि मोहन सिंह इसमें जरूर हमको फंसाएगा। सर, हमें मालूम है कि हम इस मामले में पूरी तरह से फंस चुके हैं, लेकिन हमारा यकीन कीजिए सर, हम तीनों बेकसूर हैं सर। भाई हवलदार राजीव शुक्ला, तुमने अपने साथीदारों को बताया नहीं कि पुलिस झूठे बेकसूरों के नकाब चेहरे समेत उखेड़ती है? सर जी, अब हम तीनों सरेंडर करने आए हैं। दूध से पैर धोएं तुम्हारे, या फिर ऐसे धो डालें कि दोबारा पैरों की जरूरत ही ना हो। सालो, तुम लोग यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम लोग कंगाल हो चुके हो, पूरी तरह थक चुके हो तुम लोग। सर, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। सही कह रहे हैं आप। गजेंद्र जी सर। इन थके हुए यात्रियों के लिए जलपान और आराम की सुविधा करो। बहुत लंबी तीर्थ यात्रा से आए हैं ये लोग। 2-4 घंटों में अगर ये सच ना बोलें तो हम इन्हें चारों धाम के दर्शन करवाएंगे। उसके बाद या तो ये सच बोलेंगे या फिर बोलेंगे ही नहीं। साले, मास्टर होके ऐसी करता है? हमारा यकीन कीजिए साहब, हम इसलिए भाग गए थे क्योंकि हमें पता चला कि रज्जो जी का किडनैप हो गया है और वो पागल मोहन सिंह हमारा नाम लेने जा रहा था। साहब, भगवान की कसम, इस किडनैपिंग के बारे में हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं था। हमारा कोई हाथ नहीं था इसमें। तुम तीनों की उस औरत पे नजर थी। एक अधेड़ उम्र की शादीशुदा औरत को तुम तीनों ने मिलकर बर्बाद किया। पुलिस की पूछताछ पूरे 4 दिन तक चली। 3rd डिग्री के इस्तेमाल के बावजूद तीनों आरोपी एक ही सुर में गा रहे थे, एक ही बात दोहरा रहे थे कि वो बेकसूर है। ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले छटे हुए हिस्ट्री शीटर्स नहीं थे जो पुलिस की मार के आदी थे। एक स्कूल टीचर था, एक दुकानदार था और एक खुद पुलिस वाला। अब सवाल यह था कि अगर ये तीनों झूठ नहीं बोल रहे थे तो फिर सच क्या था? सर, कोर्ट ने उन तीनों की कस्टडी बढ़ा दी है 1 हफ्ते के लिए। मुझे डाउट है कि इससे कुछ फायदा हो, और हैरानी की बात यह है कि इतनी पिटाई के बाद भी तीनों मुंह नहीं खोल रहे हैं। सर, शायद उनके मुंह में कुछ हो ही ना। शायद मोहन सिंह के पेट में कुछ हो। मेरी पत्नी रज्जो मर चुकी है इंस्पेक्टर साहब, अब और क्या जानकारी चाहिए आपको? 4 दिनों तक उन तीनों को लगातार पिटाया हमने। बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी 2 दिन तक नहीं टिक पाते। अब आप उन तीनों के साथ क्या कर रहे हैं ये तो मैं देखने आया नहीं। अरे, इसकी मां मरी है, मेरी पत्नी मरी है, 18 साल की शादी थी हमारी, इस घर की इज्जत थी वो, लक्ष्मी सरस्वती सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उन तीनों ने उसे मारने से पहले उसके साथ क्या क्या किया था। फिर भी अगर आपसे नहीं होता है ना तो आप उन तीनों को मेरे और मेरे बेटे के हवाले कर दीजिए। हम सच उगलवाएंगे उनसे, चाहे जितना भी वक्त लग जाए। मिस्टर रविचंद्र और हवलदार राजीव शुक्ला के बेल के कागजात। और ओम प्रकाश? उनकी जमानत नहीं। क्यों? ये तो आप कोर्ट से जाके पूछिए। फिलहाल मेरे 2 क्लाइंट्स और 1 दिन भी जेल में नहीं होने चाहिए। वैसे भी काफी टॉर्चर किया आपने उनका। वकील साहब, साइकिल चोरी के केस में अंदर नहीं हुए हैं ये तीनों। केस क्या है, किसने क्या किया है, ये तो वक्त आने पर कोर्ट में डिसाइड होगा इंस्पेक्टर। मेरे क्लाइंट्स प्लीज। गजेंद्र,
जी सर। रविचंद्र और राजीव शुक्ला के ऑर्डर्स तैयार करो। यस सर। तीनों आरोपी पूरे 2 महीने पुलिस कस्टडी में रहे, जहां उनसे हर तरीके से पूछताछ की गई, पर केस रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ा। अरे रविचंद्र, राजीव शुक्ला, चलिए आप लोगों की जमानत हो गई है। अरे हवलदार साहब, मैं ओम प्रकाश, मेरी जमानत? अरे नहीं नहीं, इन दोनों की हुई है सिर्फ। रविचंद्र और राजीव शुक्ला की बेल मंजूर हो गई क्योंकि उनके वकील एडवोकेट मसीह ये साबित कर पाए थे कि किडनैपिंग के दौरान वो किसी और ही जगह मौजूद थे। दुकानदार ओम प्रकाश के लिए की गई आर्ग्यूमेंट से कोर्ट संतुष्ट नहीं था और उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। सर, मेरी बीवी के 2 हत्यारों को बेल हो गई है। वो खुलेआम घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, जबकि उन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। मोहन सिंह, केस कोर्ट में है और कानून को अपना काम करने दो। फिर तो गई भैंस पानी में सर, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर को कम से कम एक ऑफिशियल लेटर भेजिए ना प्लीज। होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखना बचकानी हरकत होगी, और अब वो जमाना नहीं रहा जब केस सॉल्व होने में बहुत ज्यादा समय लगता था। देखना, बहुत जल्द केस की सुनवाई होगी, केस फास्ट ट्रैक चलेगा। फिर भी सर, अगर ऊपर से थोड़ा दबाव रहेगा तो केस और भी फास्ट ट्रैक हो जाएगा। सर मेरे बारे में सोचिए, मेरे बेटे के बारे में सोचिए। सर, वो तो जवान है, उसका तो खून खोलेगा ही खोलेगा, खास तौर से तब जब वो दोनों आंखों के सामने होंगे। मोहन सिंह, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा, तुम कानून पे भरोसा रखो। देखो, तुम लोगों का केस मैंने लिया है, इसलिए तुम लोगों को इंसाफ दिलाना मेरा काम है, और अगर तुमने जुर्म किया भी है तो तुम्हें कम से कम सजा दिलाना मेरा फर्ज। इसलिए मुझसे कुछ मत छुपाना, क्योंकि अपने वकील से झूठ बोलना सुसाइड करने के बराबर होता है। हमारी फैमिलीज, हमारी इज्जत तो वैसे ही खत्म हो चुकी है मसीह साहब। फिर हमने कभी झूठ नहीं बोला, नहीं पुलिस से और नहीं आपसे। औरत तुम तीनों को अच्छी तरह पहचानती, तुम लोगों की पड़ोसी थी। उसका किडनैप होता है, फिर उसका मर्डर होता है, और तुम तीनों को कुछ नहीं पता। हमारे अलावा और 56 पड़ोसी वकील साहब। लेकिन मोहन ने सिर्फ तुम तीनों का नाम लिया है। वकील साहब, ना तो हमने किडनैपिंग की है और ना ही हमने कत्ल किया है। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो फिर किसने और क्यों? वो तो पुलिस और अदालत का काम है। आप सिर्फ हम तीनों के बारे में सोचिए वकील साहब, और ओम भाई को भी जल्दी वहां से निकलवाइए। पता नहीं ये पागलपन कब तक चलेगा। 6 साल, पूरे 6 साल तक कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे। रविचंद्र, राजीव शुक्ला और ओम प्रकाश का वकील बार बार एक ही बात कहता रहा कि उसके क्लाइंट्स को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मोहन अपने आरोपों से टस से मस नहीं हो रहा था। वो सिर्फ यही कहता रहा कि तीनों मर्दों की उसकी पत्नी पर बुरी नजर थी। ओम प्रकाश 6 साल जेल में कैद रहा, जबकि उसके साथी आरोपी रविचंद्र और राजीव शुक्ला को बराबर बेल मिलती रही। आखिरकार 2011 में यह केस अपने सर के बल उलट गया। पुलिस को एक खबर मिली थी। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पहले पुलिस के, फिर सारे बुलंदशहर के छक्के छुड़ा दिए। पूरे 6 साल बाद बुलंदशहर पुलिस के सामने एक औरत खड़ी थी, जो ये कह रही थी कि वो रज्जो है। वही रज्जो जो अगवा की गई थी, वही रज्जो जिसकी मौत हो चुकी है। क्या ये वाकई मोहन सिंह की बीवी थी? और अगर थी तो फिर अपहरण किसका हुआ था और लाश किसकी मिली थी? 2005 के पेचीदा केस की गांठें अब जाकर 2011 में खुलने लगी। मोहन सिंह जी, हम कर करा के और कर क्या सकते हैं? कानून ने रविचंद्र और राजीव शुक्ला को बेल दी है। वैसे वो अभी तक शक और कानून के दायरे से बाहर नहीं है। लेकिन आप कानून के रखवाले तो है ना इंस्पेक्टर साहब। आप उन दोनों के खिलाफ और सबूत इकट्ठा क्यों नहीं करते? सर जी, 6 साल में जो बन पाया है हमने किया है। नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब। मेरी बीवी को मारकर नहर में फेंक दिया गया, और अभी तक आप ये पता नहीं लगा पाए कि उसको मारने से पहले उसके साथ क्या क्या किया गया था। आपको अभी तक मर्डर वेपन नहीं मिला है। आपको वो सफेद रंग की मारुति वैन नहीं मिली है जिसमें मेरी बीवी को अगवा किया गया था। 6 साल बहुत होते हैं इंस्पेक्टर साहब इन सारी चीजों को ढूंढने के लिए, और छुपाने के लिए भी बहुत होते हैं मिस्टर मोहन सिंह। 6 साल काफी लंबे होते हैं। बात 5-6 साल की नहीं है,
वक्त पर हमारा अधिकार नहीं होता है, उसे हम नहीं बनाते। पर इज्जत हम खुद बनाते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। एक बार वो चली गई तो वापस कभी नहीं आती। अब कभी भी रिहा हो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? शक ने तो उम्र कैद की सजाई दी है, मुझे भी और मेरे परिवार को भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, मैं दुकान संभालूं या घर। हमारी बेटी की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, पर उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आता। सब कहते हैं उसका बापू खूनी है, गंदे गंदे इल्जाम लगाते रहते हैं। और हमारा बेटा, वो तो अपने बापू से मिलने तक नहीं जाता, अपने नाम के साथ उनका नाम तक नहीं जोड़ता। ये सजा कब तक चलेगी साहब? देखिए, जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी तभी पता चलेगा। एडवोकेट मसीह रविचंद्र, आप लोग जो कह रहे हैं वो नामुमकिन है। मुझे भी ऐसे ही लगा था सर, लेकिन ये सच है। 1 साल पहले ही मुझे शक हो गया था कि इस केस की सच्चाइयां कुछ और है, इसलिए हमने अपनी खुद की तहकीकात शुरू कर दी। वकील साहब, ये हर बार ही तारीख शिफ्ट हो जाती है, छुट्टी वेस्ट हो जाती है मेरी, बेचैनी बढ़ती है। कब अपना नाम क्लियर कर पाऊंगा पूरी तरह? रवि, अब जो कुछ करना है हमें खुद करना होगा। क्या मतलब वकील साहब? मतलब ये कि कोर्ट जब तक पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं कहती, तब तक पुलिस कुछ नहीं करेगी। कोर्ट में हजारों केस चल रहे हैं, मगर तुम्हारे पास जिंदगी सिर्फ एक है। तो हम क्या कर सकते हैं वकील साहब? खुद पुलिस बन के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। रवि, ये जो औरत रज्जो है, उसके अतीत के बारे में तुम मुझे कुछ बता सकते हो? उसका कोई पुराना दुख, कोई दर्द, कोई गुजरा हुआ हादसा? वकील साहब, वो तो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, मदद करने में हमेशा आगे। बस एक बार आंखों में आंसू देखे थे उसके। हाँ भैया, सुनाइए। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। लड़की कहाँ की है? लड़की बिहाना गांव की है। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं जानता हूँ बिहाना गांव के बारे में। अच्छा भैया, रखता हूँ, पाए लागू। मास्टर जी। जी रज्जू जी। वो आप अभी बिहाना गांव के बारे में बात कर रहे थे ना? अरे हाँ, मेरे भतीजे की शादी तय हुई है, लड़की बिहाना की है। आप जानती हैं बिहाना गांव को? मेरा मायका है बिहाना। अरे वाह, कैसा है ये गांव? बड़ा है क्या? अभी कैसा है पता नहीं। क्या हुआ रज्जू जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब रज्जो एक अरसे से अपने मायके नहीं गई थी? हाँ, हो सकता है। चलो हम चलते हैं। फिर आप दोनों बिहाना गए, क्या पता चला वहां से? एक दूसरे ही गांव का पता मिला। क्या मतलब? बिहाना गांव के लिए रज्जो जी मर चुकी थी। अगर कोई 7 साल तक गायब रहे तो आपका कानून भी उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। मेरी बहन 23 साल पहले इस घर से ब्याह कर गई थी, तब से दोबारा उसने इस घर में एक बार भी कदम नहीं रखा। न उसने खबर दी और न ली। आपने कोशिश भी नहीं की? ताली एक हाथ से नहीं बजती वकील साहब। रज्जो के लिए हम मर चुके हैं, तो हमें भी जिंदा होने का कोई शौक नहीं है। नमस्कार। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ जी, मैंने सारी बातें सुनी। अब मेरी सुनो। ये जो रज्जो है ना, उसको तो शादी करनी नहीं थी, जबरदस्ती ब्याह दी गई। शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? एक स्कूल का मास्टर था विक्रम सिंह, उसके साथ इसकी मंगनी हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मंगनी टूट गई। उसके बाद तो समझो ये जोगन बनने चली थी रज्जो। माँ जी, ये विक्रम सिंह कहाँ पढ़ाता था? बोला तो स्कूल में। नहीं, किस स्कूल में? अब मैं क्या जानूं, स्कूल से मेरा क्या लेना देना। हमें लगा शायद कोई लेना देना हो। 1% चांस तो हो सकता है। स्कूल कैसे ढूंढा आप लोगों ने? 6 महीने तक अलग अलग जिलों के स्कूलों के रिकॉर्ड्स की खाक छान मारी हमने। पिछले 38 सालों में हमारे स्कूल में जितने भी अध्यापक रह चुके हैं, उन सबके नाम इस रजिस्टर में हैं। और यहाँ भी। विक्रम सिंह क्या पढ़ाते थे मालूम नहीं? एक भूगोल विक्रम सिंह थे जो इस दुनिया में नहीं रहे बेचारे, और एक खड़ूस विक्रम सिंह थे जो इस दुनिया में रहते हुए भी ना रहे जैसे हैं। क्या मतलब? मतलब अपने आप में खोए रहते हैं। ऐसे खामोश अध्यापक सारे जिले में ना मिले हैं। अभी कहाँ मिलेंगे? अरे वही मंदिर के पास वाली गली में तो रहते हैं। क्या बताऊं सर,
रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं और हनुमान जी की उपासना छोड़कर कामदेव जी के भक्त बने बैठे हैं। क्या मतलब? अरे वही के बस 5 साल पहले तो उन्होंने शादी की है। वकील साहब, हाँ शायद यही विक्रम है। अरे आप आगे। रज्जो जी? हाँ वकील साहब, ये तो रज्जो जी हैं। हाँ आर यू श्योर? हाँ रज्जो जी। शक्ल तो मिलती है सर, दोनों एक ही शक्लें हैं और रज्जू जी ही हैं। भारत नगर है गांव का नाम। मैंने आसपास वालों से पूछा था, सबने यही कहा कि 6 साल पहले शादी करके लाया था उसे, एग्जैक्टली उसी टाइम जिस वक्त रज्जो यहां बुलंदशहर से गायब हुई थी और बाद में पता नहीं किसी की लाश मिलती है। इंस्पेक्टर, ये बहुत बड़ी साजिश है। और कुछ एडवोकेट मसीह? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत कुछ है और मैं किसी अच्छी खबर की उम्मीद करता हूँ। ये खबर जब तक हम लोग चेक नहीं कर लेते, आप दोनों अपने पास ही रखें। खबर तो पक्की है इंस्पेक्टर साहब, और अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो हमें किसी को बताने की क्या जरूरत है। इजाजत दीजिए। जी नमस्कार। क्या लगता है गजेंद्र? सर मुझे तो ये सारी कहानी मनगढ़ंत लगती है, लेकिन शक्ल मिलती है। भारत नगर चलने की तैयारी करो। रज्जो की किडनैपिंग और उसकी हत्या के पूरे 6 साल बाद खबर आई कि रज्जो जिंदा है। वो अपने 18 साल पहले के मंगेतर विक्रम के साथ नया घर बसाकर रह रही थी। एक आरोपी और उसके वकील ने ये चौंकाने वाली खबर लाकर दी थी और बतौर सबूत उन्होंने एक फोटोग्राफ पेश की। लेकिन पुलिस के लिए ये फोटोग्राफ फिलहाल महज एक सुराग था, सबूत नहीं। सबूत उन्हें पुलिस प्रोसीजर्स के तहत इकट्ठा करके अदालत के सामने पेश करने थे। ये केस बहुत ज्यादा सेंसिटिव था क्योंकि पिछले 6 सालों में 4 परिवारों पर कहर टूट चुका था। 3 आरोपियों का परिवार और एक पीड़ित का परिवार। रज्जो की सच्चाई जानने के लिए पुलिस की टीम तुरंत बुलंदशहर से निकल पड़ी। इस केस का एक नया पहलू उनके लिए इंतजार कर रहा था। जी आपका नाम? जी मैं रज्जू। आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। पति का नाम? विक्रम सिंह। विक्रम। क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या हुआ? जी जी यही है मेरे पति विक्रम सिंह। जी आप लोगों को हमारे साथ बुलंदशहर चलना होगा, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। चलिए। ओम प्रकाश, कौन है ये औरत? रज्जो जी। हवलदार? रज्जू भाभी साहब। मास्टर जी। सर मैं तो पहले ही बता चुका हूँ। ओपन एंड शट केस है इंस्पेक्टर, मेरे तीनों क्लाइंट्स क्लीन हैं। रुकिए एडवोकेट मसीह साहब, रुकिए। अभी मोहन सिंह जी और सुरजीत ने कुछ कहा नहीं। मोहन सिंह जी, मैं इस औरत से जानना चाहता हूँ, ये कौन है? हाँ। आप मोहन सिंह की बीवी से विक्रम सिंह की बीवी कैसे बनी? इस आदमी के शक ने मुझसे मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, सब कुछ छीन लिया। 18 साल मैं इसके साथ रही पत्नी बनकर, इसे अपना सब कुछ दिया, लेकिन इसने सिर्फ शक किया। रज्जू जी, इस बार मेरी तनख्वाह थोड़ी लेट आएगी, किराया 1 हफ्ते बाद दूंगा। कोई बात नहीं मासी जी। कोई बात क्यों नहीं है? हाँ, कोई बात तो जरूर है। ये क्या गन चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तू अंदर चल, चल अंदर। मोहन भाई साहब, ये ओए साले, भाई साहब भी बोलता है
और मेरी बीवी रज्जो पे बुरी नजर भी रखता है। हाँ चल घर से निकल तू, घर से निकल कुत्ते, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगा, समझे? देख रहे हो ना भाई साहब आप लोग? हाँ अरे कमीनेपन की हद होती है। मेरी बीवी रज्जो पे नजर रखता है ये आदमी, शिक्षक कहता है अपने आप को शिक्षक। थू। ओम जी अब ये बाकी सामान रहने दीजिए, मेरे पास 300 रुपए कम है। पैसे कम है तो क्या हुआ, कहीं भागे जा रहे हैं क्या? शुक्रिया ओम जी। पैसे तो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, लेकिन तू भागने का प्लान बना रहा है मेरी बीवी के साथ, हैं? मैं तेरी नीयत को अच्छी तरह समझता हूँ। अरे बेशरम है साला, दुकान की आड़ में सिटियाबाजी करता है, हैं? ये क्या कह रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हो? चुप कर ओम प्रकाश के बच्चे, तेरी लीचड़गिरी सारी दुनिया जानती है। हर औरत के सामने ही हु हा हा, हैं? लेकिन ध्यान रहे मेरी बीवी से दूर ही रहना, नहीं तो तेरी ये सड़ी दुकान और तुझे दोनों को बंद करवा दूंगा। तू जानता नहीं है मेरी पहुंच कहां तक है। आप लोग भी मोहल्ले में एक ही दुकान मिलती है क्या आपको? हैं? अरे बेशरम है साला, एक नंबर का दुकान के आड़ में सटियाबाजी करता रहता है ये। मेरी बीवी से दूर रहना, समझे? अरे भाभी जी मंदिर से आ रही हैं, लाइए प्रसाद खिलाइए। आपने ट्रेन की टिकट मंगवाई थी, वो मैं ले आया हूँ। ये रही आपकी ट्रेन की टिकट और बाकी के बचे पैसे। ए साले हवलदार, छोड़ मेरी बीवी का हाथ। रुक अभी आके बताता हूँ। भाभी जी ये तो हद हो गई, आज जवाब दे के ही रहूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, देखिए बात बढ़ाने से क्या फायदा, आप अपने घर जाइए। 2 टके के हवलदार, तेरी हिम्मत कैसी हुई रे बीच रास्ते में मेरे बीवी पे हाथ डालने की? मोहन जी बहुत हो गया। बहुत तो अब होगा, डीसीपी से लेकर कलेक्टर हर एक से पर्सनल टच में हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। और ये सारा मोहल्ला गवाही देगा मेरे लिए। देख रहे हो ना आप लोग? हाँ आप सब लोग देख रहे हो ना क्या जमाना आ गया, ये रक्षक ही भक्षक बन गए। बेटा डरता नहीं हूं मैं तुझसे, ऊपर तक जाऊंगा याद रखना। चल जो चल, टंगी लगा रखी है इधर। ये तीनों अच्छे लोग हैं, हमेशा मेरी मदद करते, शरीफ लोग, घर बार वाले लोग। इनको सबके सामने जलील होना पड़ा, इनके कारण मुझे शर्मिंदगी महसूस होती, माफी मांग नहीं सकती। ये फिर गलत समझ बैठे तो एक औरत के लिए कितनी बुरी बात है। इस उम्र में शादी के इतने साल बाद ये सब देखना पड़े। कहीं भी अकेले जाने नहीं देते, मंदिर जाती तो भी सुरजीत को साथ भेजते, 24 घंटे मुझ पर निगरानी रखते। मेरे बच्चे को इन्होंने इस कदर अपने काबू में रखा था, वो तो भूल ही गया था कि मैं उसकी माँ हूं। मैं सारा दर्द पीकर इन दोनों की पूरे दिल से देखभाल करती, मुस्कुराते हुए ताने सुनती। लेकिन एक रात तो हद हो गई। पापा कल दोपहर को मम्मी किसी से फोन पे बात कर रही थी, जैसे ही मैं आया तो तुरंत फोन काट दिया। बकवास मत कर सुरजीत, वो मैं अपनी सहेली से फोन पे बात कर रही थी। वही था ना शादी से पहले वाला स्कूल मास्टर जिससे तेरा चक्कर चल रहा था, जिसकी झूठन को तेरे बाप ने मेरे गले से बांध दिया। बस भी कीजिए, बच्चे के सामने कितनी गंदी बात कर रहे हैं। सुरजीत तुम अंदर जाओ। सुरजीत कहीं नहीं जाएगा, तो यहीं रुक बेटा। तुझे जानना जरूरी है कि तेरी माँ कौन है और कैसी है। बता शादी से पहले तूने क्या क्या गुल खिलाए थे? किसे फोन करती है? किसे फोन करती है? नहीं समझ में आता तेरे? बोलो नहीं समझ में आता? कितनी बार मार खाएगी? किसी को नहीं, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। वो स्कूल मास्टर सहेला। रोको ना अपने पापा को, रोको ना इन्हें। रोकू? मैं रोकू? मेरा तो दिल करता है कि मैं भी आपको मारूं। सुना बेटे ने क्या कहा? हैं? बता किसको फोन कर रही थी? बता किसे फोन कर रही थी? मोहल्ले वालों के साथ भी गुलछर्रे उड़ाती है। किन किन लोगों के साथ तेरा चक्कर है बता। शादी के तुरंत बाद इन्होंने मेरे घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़वा दिए। जब बाबा गए तब भी जाने नहीं दिया। पूरे 18 साल किसी से मिलने नहीं दिया। और फिर उस रात मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बच्चा, मेरा सुरजीत भी मुझसे अलग हो गया है। उस रात मेरे अंदर कुछ टूट गया और मैंने वो घर छोड़ दिया।
मैं भगवान को साक्षी मानकर इस शादी को तोड़ रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, मेरा अब आपसे कोई नाता नहीं। सुरजीत बेटा खुश रहो। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी दिन तुम्हें सच और झूठ के बीच का फर्क पता चले। मैं रहूं ना रहूं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेरे पास दो रास्ते थे, या माँ बाप के यहाँ लौट जाऊं या फिर बनारस जाकर किसी आश्रम में भर्ती हो जाऊं। लेकिन भगवान ने तीसरे रास्ते को मेरी ओर भेजा। इनके सारे घिनौने इल्जामात झूठे हैं। शादी से पहले मेरी विक्रम जी से सगाई हुई थी। जी हाँ इंस्पेक्टर, दरअसल मेरे पिताजी की मृत्यु की वजह से ये शादी नहीं हो सकी। उसके बाद मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बाबा के कहने पर इनसे शादी की। लेकिन शादी के बाद इन्हें अपना सब कुछ माना, सिर्फ इन्हें। किसी दूसरे की तरफ देखा तक नहीं, पूरे 18 साल। बस मुझे और जिल्लत नहीं सहनी थी। और जब रज्जो ने मुझे अपनी सारी बात बताई तो मैंने इनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, और मेरी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हाँ कर दी। अपनी सारी बुरी यादें भुला दो अब रज्जो, और आज से एक नई शुरुआत। आधी जिंदगी तो खत्म हो गई ना विक्रम जी। लेकिन अभी आधी जिंदगी तो बाकी है ना रज्जो, और नियति की जो मर्जी है उसे हमें स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। अब मुस्कुरा दो। उस दिन के बाद से मैंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे आज जाकर पता चला है कि मेरे जाने के बाद ये सब हुआ है, लेकिन मैं चौंकी नहीं। इनसे और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। लेकिन अगर मुझे पहले भनक होती तो मैं पहले ही इनका पर्दाफाश कर देती। कम से कम इन 3 भले लोगों की जिंदगियां तो खराब नहीं होती। इस बयान ने तीनों आरोपियों को भी ताकत दी अपनी बेगुनाही की आवाज बुलंद करने के लिए। एक बहुत अहम सवाल का जवाब सामने आया, आखिरकार ये तीनों आरोपी फरार क्यों हुए थे? पूरे गांव में खबर फैल गई थी कि रज्जो जी अगवा हो गई हैं। हमने सुना कि मोहन सिंह हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करने जा रहा है। इस पागल आदमी ने तो हमारा पल्ला वैसे ही कमजोर कर रखा था। पूरे मोहल्ले के सामने हमें बेइज्जत कर चुका था ये। देख रहे हो ना आप लोग, हाँ? आप सब लोग देख रहे हो ना क्या जमाना आ गया है? ये रक्षक ही भक्षक बन गए। मेरी बीवी रज्जो पर नजर है इस आदमी की। अरे यह आदमी अपने आप को शिक्षक कहता है। आइंदा से सामान वामान लेने नहीं आएगी वो यहाँ। पहुंच मत जाना घर पे। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं साहब, कोई पहुंच नहीं पहचान नहीं। मैं तो पुलिस फोर्स में होने के बावजूद इतना डर गया। इन दोनों का तब बुरा हाल था। हमने सोचा जब तक राजू भाभी नहीं वापस मिलती तब तक हमारा छुपे रहना ही बेहतर है। क्या दिन देखने पड़ रहे हवलदार भाई। जिंदगी में किसी का कोई नुकसान नहीं किया, सबसे दोस्ती, कोई बैर नहीं। फिर भी मैं तो बच्चों को सच्चाई और नेकी का पाठ पढ़ाता हूँ, उस पर अमल भी करता हूँ। मैं मोहल्ले में सर उठा के चलता हूँ, और मैं ही क्यों, आप सभी भी तो चलते हैं। लेकिन अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करके घसीट के घर से ले गई तो मोहल्ले में कितनी थू-थू होगी। पुलिस मार मार के खाल खींच लेती है लॉकअप में। अरे यार, हम अपने घर लौट भी पाएंगे क्या कभी? ऊपर वाले पे भरोसा रखें। चलो अभी चलते हैं। शिकायत दर्ज हो चुकी है और वारंट भी हमारे खिलाफ निकल चुका है। हम रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि रज्जो भाभी के अपहरणकर्ता उन्हें छोड़ दें, ताकि हम इज्जत के साथ अपने घर लौट सकें। बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी, घर वालों की याद, और ऊपर से पैसे भी सारे खत्म हो गए थे। लेकिन 1 महीने बाद जब लाश मिलने की खबर आई तो हमें लगा कि अब और भागने छुपने में कोई फायदा नहीं। कब्रें खुद गई हैं हमारी। हमारे पास सरेंडर के अलावा और कोई चारा नहीं था। रज्जो जी,
आप ही अदालत को बताइए। एक आप ही हैं जो तीनों की खोई हुई इज्जत वापस दिला सकती हैं। बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी जी। तो अब आप बताइए मोहन सिंह साहब, ये औरत कौन है? मैं नहीं जानता। ये तुम्हारी पत्नी रज्जो नहीं, सुरजीत की माँ रज्जो नहीं? सुरजीत की माँ और मेरी पत्नी रज्जो को हमने अपने हाथों से आग दी, और मरने के बाद कोई इंसान वापस जिंदा नहीं होता। हो सकता है ये मेरी पत्नी रज्जो की हमशक्ल हो, प्लास्टिक सर्जरी का भी कमाल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस औरत को इस चालाक वकील ने खड़ा किया है ताकि मेरे पत्नी के ये तीनों कातिल आजाद हो सके। ये मेरी पत्नी रज्जो नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्यों बेटा, ये तेरी माँ है? नहीं, मेरी माँ मर चुकी है। कहानी ने एक और जबरदस्त ट्विस्ट ले लिया था। मोहन सिंह और सुरजीत दोनों ही रज्जो को पहचानने से साफ इनकार कर रहे थे। फिर एक बार शक की सुई डगमगाई। क्या मोहन सिंह की बातों में जरा सी भी सच्चाई थी? क्या रज्जो के बयान में थोड़ी सी भी खोट थी? क्या यह वाकई कोई साजिश हो सकती थी? पुलिस ने दोनों पार्टियों पर नजर रखी और दोबारा से इस केस की छानबीन शुरू कर दी। सर, वो विक्रम स्कूल टीचर है और रविचंद्र भी स्कूल टीचर है। हो सकता है दोनों मिले हुए हों। होने को तो हो सकता है, लेकिन सबसे पहले रज्जो की असलियत क्लियर करनी है। जी। तुम सबसे पहले उसके भाई से कांटेक्ट करो, अगर है तो उसका रज्जो से खून का रिश्ता है। 25 साल से हमने उसे देखा तक नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए भाई साहब, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत से लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, इसीलिए मैं कह रहा था। मुझे क्यों एतराज होने लगा इंस्पेक्टर साहब? अभी बुला देता हूं। सुरजीत, सुरजीत बेटे। जी पापा। बेटा, ये इंस्पेक्टर साहब जो बोले वो करो, डरो नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूं, बस उस दरिंदे को सजा हो जाए। अपने आप को रज्जो कहने वाली औरत, असली रज्जो का बेटा सुरजीत और असली रज्जो का भाई, तीनों का डीएनए टेस्ट करवाया गया। यह टेस्ट शक को यकीन में बदलने वाला था। 4 परिवारों को इस टेस्ट का बेहद इंतजार था और रिजल्ट ने सारे शक दूर कर दिए। रज्जो और उसके भाई का डीएनए टेस्ट मैच हुआ। रज्जो और सुरजीत का डीएनए टेस्ट मैच हुआ। रज्जो वाकई रज्जो थी, सुरजीत की मां और मोहन सिंह की पत्नी जिससे उसने रिश्ता तोड़ा था। मोहन सिंह, 6 साल तक तुम मेरे केबिन में आकर मुझसे सवाल करते रहे। आज मैं तुम्हारे घर आया हूं, मुझे कुछ जवाब चाहिए। कैसा जवाब? रज्जो की किडनैपिंग और लाश की सच्चाई क्या है? वो तो 6 साल पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। 6 साल पहले मैंने और मेरी टीम ने 3 बेगुनाह लोगों को जानवरों की तरह पीटा, उन पर केस किए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कम मायने रखती है, तो चुपचाप सच बोलोगे तो शायद जियोगे। अरे रज्जो, रज्जो, सुरजीत बेटे। हाँ पापा। मेरा शक सही निकला बेटा, भाग गई वो उल्टा। तेरी माँ तुझे, मुझे, हम दोनों को छोड़कर भाग गई। भाग गई बेटा। नहीं नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता पापा, वो अभी नहीं जा सकती पापा, नहीं ऐसा नहीं है। रो मत बेटा, बेटा आज से तेरा बाप, तेरी माँ मैं खुद हूं बेटा। बेटा मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही करते जाना, करेगा ना बेटा? जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा पापा। फिर मैंने पूरी झूठी कहानी बनाई किडनैपिंग की, और आपके पास आकर एक झूठी रिपोर्ट लिखवाई। मैंने अपने बेटे सुरजीत को अपनी तरफ कर लिया था, और मुझे पूरा यकीन था कि वो हमेशा मेरा साथ देगा। उन तीनों के नाम ही क्यों लिए, किसी और के क्यों नहीं? क्योंकि वो तीनों मुझे सबसे ज्यादा खटकते थे। मेरी बीवी उनसे सबसे ज्यादा घुल मिलकर बातें किया करती थी। बातें किया करती थी, सिर्फ बातें, शराफत से। मानो या ना मानो,
मेरी बीवी बेवफा थी। वो बेवफा नहीं थी, बल्कि तुम बीमार थे, अब भी हो। शक की बीमारी से ही मरोगे तुम। लावारिस लाश की शिनाख्त में तुमने उसे रज्जो कहकर क्यों पहचाना? क्योंकि मैं जानता था मेरी बीवी रज्जो कभी वापस नहीं आएगी। मोहन जी, एक लाश मिली है, आपको शिनाख्त के लिए बुलाया। हे भगवान। सर मैं आपको बता दूं, लाश बहुत बुरी हालत में है। लाश को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। अपनों को तो किसी भी हालत में पहचाना जा सकता है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अपने बेटे को साथ ले चलता हूं। 2 जन रहेंगे तो हिम्मत बनेगी और पहचानने में चूक नहीं होगी। सुरजीत, बेटा सुरजीत। बेटा, एक लाश को पहचानने जाना है, बस कहना मम्मी है और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जी पापा, जैसा आप कहें। आर्निया के एक तालाब से मिली है लाश। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि मौत कई दिन पहले हुई है। देखिए मोहन साहब, लाश काफी सड़ चुकी है। रज्जो, रज्जो, क्या कर दिया था तेरे साथ उन लोगों ने? पापा। उन तीनों कमीनों पर मर्डर और किडनैपिंग का चार्ज लगाकर मैं आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत चुका था। ऊपर से उन तीनों बेवकूफों का भागना मेरा काम आसान कर गया। मर्डर का केस बनते ही उनके टेंटवे दब चुके थे, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए तो बस एक ही चीज रहेगी, तुम्हारे शक की बीमारी, जो तुम बखूबी अपने बेटे को भी दे चुके हो। मुबारक हो, जश्न जेल में ही मनाना, पूरी उम्र पड़ी है। मोहन सिंह और सुरजीत को संगीन झूठे इल्जाम लगाने और झूठे बयान देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। दोनों पर मुकदमे चलेंगे और 10 साल की सजा होने की संभावना है। अदालत ने ओम प्रकाश को बाइज्जत बरी किया है। कांस्टेबल राजीव शुक्ला और स्कूल टीचर रविचंद्र के खिलाफ केसेस भी खारिज किए गए हैं। रज्जो विक्रम के साथ खुश तो है, पर अपने बेटे की याद और बुरे दिनों के सपने उसे आए दिन डिस्टर्ब करते रहते हैं। शक का शिकार जिंदगी भर तड़पता है। कल और आज 2 भागों में दिखाई गई ये दास्तान शक की कहानी वाकई एक अद्भुत केस है। किसी ने किसी की जान नहीं ली, लेकिन शक ने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। मर्द और औरत के रिश्ते के बीच में जब शक का वायरस दाखिल होता है तो वो एक दस्तक होती है कि सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी खतरे में हैं। क्राइम पेट्रोल दस्तक लगातार आपके लिए जुर्म की कहानियां लेकर आता रहेगा। हमारा मकसद है जुर्म से लड़ना, उसे कम करना, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसे समझना। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।